दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक स्टेट ऑफ हॉर्मुज इस वक्त वैश्विक तनाव का केंद्र बना हुआ है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते सैन्य टकराव का असर अब सीधे समुद्री व्यापार और ऊर्जा सप्लाई पर पड़ने लगा। हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि खाड़ी क्षेत्र में करीब 23,000 भारतीय नाविकों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। इस संकट के बीच भारत के झंडे वाले 36 जहाज पर्शियन गल्फ में फंसे हुए हैं, जिनमें से ज्यादातर जहाज कच्चा तेल, एलपीजी और दूसरे व्यापारिक सामान लेकर चल रहे थे। इस स्थिति ने न केवल समुद्री सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है, बल्कि वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में भी तेजी देखी जा रही है। जानकारी के मुताबिक पर्शियन गल्फ में फंसे इन 36 भारतीय जहाजों में से 7 जहाज सरकारी कंपनी शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के हैं। इन जहाजों पर कुल 1074 भारतीय क्रू मेंबर सवार हैं। इनमें से 12 जहाज स्टेट ऑफ हॉर्मुज के पूर्वी हिस्से और ओमान की खाड़ी में मौजूद हैं, जबकि 24 जहाज इसके पश्चिमी हिस्से में फंसे हुए हैं। समुद्री रास्तों में बढ़ते खतरे और सैन्य तनाव के कारण इन जहाजों की आवाजाही फिलहाल प्रभावित हो गई और कई जहाजों को अपनी अगली यात्रा के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। इस पूरे इलाके में हालात इसीलिए और ज्यादा गंभीर हो गए क्योंकि हाल के दिनों में तेल टैंकरों और व्यापारिक जहाजों पर हमलों की कई घटनाएं सामने आई। इन हमलों में कई लोगों की जान जा चुकी है और भारतीय नाविक भी इससे प्रभावित हुए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक गल्फ ऑफ ओमान में स्काईलाइट नाम के एक तेल टैंकर पर हुए हमले में 2 भारतीय नाविक आशीष कुमार और दलीप सिंह की मौत हो चुकी है। ये जहाज पलाऊ के झंडे वाला ऑयल टैंकर था। इस घटना ने भारतीय समुद्री समुदाय में गहरी चिंता पैदा कर दी है। तनाव की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि केंद्रीय शिपिंग मंत्रालय ने पुष्टि की कि पिछले एक हफ्ते में भारतीय जहाजों या भारतीय क्रू वाले जहाजों पर कम से कम 9 हमले हो चुके हैं। सबसे ताजा हमला 5 मार्च को सोनांगोल नामीबे नाम के जहाज पर हुआ, जो बहामास के झंडे वाला जहाज है। रिपोर्ट्स के अनुसार इस जहाज पर 10 भारतीय नाविक सवार थे और ये उस वक्त इराक के खोर अल जुबैर पोर्ट पर ऑपरेशन शुरू होने का इंतजार कर रहा था। जहाज के डेक पर एक धमाका हुआ। हालांकि राहत की बात यह रही कि जहाज की प्रोपल्शन और नेविगेशन सिस्टम सुरक्षित रहे और कोई हताहत नहीं हुआ। समुद्री सुरक्षा से जुड़े विशेषज्ञों का यह कहना है कि ईरान के आसपास की स्थिति लगातार बिगड़ रही है। हाल के सैन्य हमलों और बढ़ते क्षेत्रीय तनाव के चलते स्टेट ऑफ हॉर्मुज, पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को अब हाई रिस्क मैरीटाइम सिक्योरिटी जोन घोषित किया गया है। ये वही समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया की लगभग 20% तेल सप्लाई गुजरती है। इसीलिए यहां किसी भी तरह की अस्थिरता का असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए भारत के डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग ने समुद्री सुरक्षा निगरानी बढ़ा दी है और भारतीय नाविकों और भारतीय झंडे वाले जहाजों की सुरक्षा के लिए कई एडवाइजरी जारी की है। पहले जहाजों से हर 6 घंटे में संपर्क किया जा रहा था, लेकिन अब हालात की गंभीरता को देखते हुए हर घंटे उनकी निगरानी की जा रही है। अधिकारी लगातार जहाजों पर मौजूद भारतीय क्रू मेंबर्स से संपर्क बनाए हुए हैं। इस संकट को लेकर समुद्री क्षेत्र से जुड़े संगठनों की चिंता भी लगातार बढ़ रही है। फॉरवर्ड सीमैन यूनियन ऑफ इंडिया और शिपिंग इंडस्ट्री के अन्य संगठनों ने सरकार से युद्ध प्रभावित इलाके में फंसे भारतीय नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और जरूरत पड़ने पर सुरक्षित निकासी यानी इवैक्यूएशन की मांग की है। इसी मुद्दे को लेकर इन संगठनों के प्रतिनिधियों ने मुंबई में डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग श्याम जगन्नाथन से मुलाकात की। इसके अलावा इंटरनेशनल मैरीटाइम फेडरेशन यानी IMF और फॉरवर्ड सीमेंस यूनियन ऑफ इंडिया FSUI ने भी पिछले 2 दिनों में इस मुद्दे पर अलग अलग बैठकें की हैं। FSUI के मास्टिफ मनोज यादव ने सरकार से मांग की कि उच्च जोखिम वाले समुद्री इलाकों में फंसे भारतीय नाविकों को भारतीय नौसेना की सुरक्षा दी जाए और जरूरत पड़ने पर उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला जाए। उन्होंने ये मुद्दा गृह मंत्रालय के सामने उठाने की अपील भी की। मनोज यादव का कहना है कि विदेश मंत्रालय और भारतीय नौसेना मिलकर हाई रिस्क जोन में भारतीय नाविकों की सुरक्षित निकासी की व्यवस्था करें। साथ ही उन्होंने सुझाव दिया कि प्रभावित जहाजों के लिए एक सुरक्षित एंकरिंग या होल्डिंग एरिया बनाया जाए, जहां वो हालात सामान्य होने तक सुरक्षित रह पाएं। FSUI ने एक और अहम मांग उठाई। संगठन के महासचिव मनोज यादव ने कहा कि यदि संघर्ष क्षेत्र में जहाजों पर काम करते वक्त किसी भारतीय नाविक की मौत होती है तो उसके परिवार को कम से कम 45 लाख का मुआवजा देने की औपचारिक घोषणा की जानी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि उनके संगठन को नाविकों से मिल रही जानकारी के मुताबिक काफी संख्या में भारतीय नाविक ईरान के बंदरगाहों और आसपास के इलाकों में फंसे हुए हैं, जिनमें बंदर अब्बास, सिर्री आइलैंड और पर्शियन गल्फ के कई अन्य स्थान भी शामिल हैं।
दरअसल ये पूरा संकट तब शुरू हुआ जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर सैन्य हमले किए। वॉशिंगटन का कहना है कि इन हमलों का मकसद ईरान के न्यूक्लियर और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को खत्म करना है। इसके जवाब में ईरान ने दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद कर दिया है, जिससे वैश्विक तेल सप्लाई और समुद्री व्यापार पर सीधा असर पड़ा। फिलहाल रेड सी के अशांत इलाके में कोई भी भारतीय झंडे वाला जहाज मौजूद नहीं। हालांकि 2 भारतीय जहाज इस वक्त गल्फ ऑफ एडन को पार कर रहे हैं। भारत सरकार ने इन हालात को देखते हुए हाई रिस्क समुद्री इलाकों में निगरानी बढ़ा दी और भारतीय जहाजों और नाविकों की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त एहतियाती कदम उठाए हैं। इस बीच केंद्रीय पोत परिवहन मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने स्थिति की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक भी की। इस बैठक में डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग ने उन्हें पर्शियन गल्फ क्षेत्र में मौजूद भारतीय जहाजों की मौजूदा स्थिति के बारे में विस्तार से जानकारी दी। बैठक के बाद सोनोवाल ने कहा कि सरकार हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है। उन्होंने कहा कि हम हालात पर निगरानी कर रहे हैं। भारतीय नाविकों की सुरक्षा और समुद्री संपत्तियों की रक्षा के लिए सभी जरूरी निगरानी, समन्वय और एहतियाती तंत्र सक्रिय कर दिए गए हैं। हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ लगातार संपर्क में हैं। किसी भी नई स्थिति से निपटने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। सरकार ने इस संकट से निपटने के लिए एक विशेष क्विक रिस्पांस टीम भी गठित की, जो आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई करेगी। इसके अलावा भारतीय नाविकों के परिवारों की मदद के लिए विशेष हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए गए हैं, ताकि किसी भी आपात स्थिति में वो तुरंत संपर्क कर पाएं। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया कि वैश्विक संघर्षों के बीच समुद्री रास्तों पर काम करने वाले हजारों नाविक कितने बड़े जोखिम के साथ अपनी ड्यूटी निभाते हैं और ऐसे संकट के वक्त उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना हर देश के लिए कितनी बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।